अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा आपको पता है कि यूनियन लेजिस्लेचर हमारा पार्लियामेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें होता है। तो इसी तरह हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि हर एक स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेचर होना चाहिए। सो सम स्टेट्स हैव यूनिकैमरल व्हेयरएज अदर स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी सिंगल हाउस। तो हमारे पास जो इंडिया के अंदर है कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे आपको सिंगल हाउस मिलेगा और कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको डबल यानी दो हाउसेस मिलेंगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया के अंदर है जहाँ पे आपको बाइकेमरल यानी टू हाउसेस मिलेंगे। उसमें आता है स्टेट ऑफ बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। तो इन 6 स्टेट्स के अंदर आपको बाइकेमरल लेजिस्लेचर मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसी तरह से 28 स्टेट्स में 22 स्टेट्स ऐसी है जहां पे आपको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगा। तो अंडर आर्टिकल 168 बोला गया है कि इन स्टेट्स में ये प्रोविजन रहेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड ए स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ सेकंड चैम्बर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 169। अंडर आर्टिकल 169 ये प्रोविजन रखा गया है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा गया है कि आप जो है सेकंड चैम्बर को या तो क्रिएट कर सकते हैं या एबॉलिश भी कर सकते हैं। ये भी जो है प्रोविजन एक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स्ड नंबर नहीं रखा है, बल्कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होंगे यानी एमएलए, उसी के मुताबिक हम 1/3 जो है उसका हम एमएलसी चूज करेंगे। लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ इसकी 40 यानी 40 से बिलो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो 5/6 मेंबर्स होंगे और 1/6 मेंबर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। जिस तरह आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा के लिए, तो स्टेट का गवर्नर भी नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो उसके बाद हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स बाय द पीपल अंडर थ्रू अडल्ट सफरेज, यानी जो राइट टू वोट हर एक 18 ईयर को मिलता है, उसी के हर एक वोटर जो है अपने कैंडिडेट को चूज करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और इनको बोलते हैं एमएलएज। इनकी टर्म 5 ईयर होती है अनलेस कि गवर्नर उनको डिसॉल्व करे। तो नॉर्मल टर्म जो लेजिस्लेटिव असेंबली के है वो 5 ईयर है, लेकिन इसको कभी जो है इमरजेंसी के दौरान इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 170 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन हैव मैक्सिमम 500 मेंबर्स एंड मिनिमम 60 मेंबर्स। तो डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर कि लेजिस्लेचर का कितना स्ट्रेंथ होगा। जैसे हम बात करेंगे सिक्किम, गोवा एंड जो है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर रखा गया है 30 और मिजोरम में और नागालैंड में 40 और 46 रेस्पेक्टिवली रखा गया है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर भी देखा जाएगा। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना चाहता है यानी एमएलए बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आर्टिकल 173 कहता है कि दैट अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अ चूजन ए फिल्ड सीट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन यह है कि उनको ओथ लेना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी के ऊपर उनको ओथ लेना होगा जो 3rd शेड्यूल में है इस तरह से। और एक उनकी एज जो है नॉट लेस देन 25 होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहता है तो 30 एज होनी चाहिए और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और साथ ही जो है पार्लियामेंट इसके लिए कुछ और भी जो क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब करेगा तो वो भी। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप का प्रोसीजर भी सेम है जो पार्लियामेंट मेंबर को डिस्क्वालीफाई करता है, यानी इफ ही होल्ड ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, या इसके अलावा जो है अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड है तो अनकॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, या इसके अलावा जो है अगर वो वॉलंटियरली अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर कर देता है और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, या इसके अलावा अगर कोई पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो उससे भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो इसलिए देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। यहाँ कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती लोअर हाउस अपर हाउस की, जैसे राज्यसभा लोकसभा का होता है। अलबत्ता जो पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर है इट इज़ इक्वल टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है वही पोजीशन
प्राइम मिनिस्टर की होती है सेंटर में। तो आगे बढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर को हम देखेंगे। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही इज द बैकबोन ऑफ द स्टेट मशीनरी एंड ही डिराइव्स द ओरिजिनल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एंड ही इज elected head of the government, and he is basically the leads the council of ministers, state council of ministers in all 28 states. We have और यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी, वी हैव चीफ मिनिस्टर्स। जितनी भी इंडिया की 28 स्टेट्स है और दिल्ली, पौंडीचेरी या जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर आपको चीफ मिनिस्टर मिलेगा। इस तरह से हम देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो पॉलिसी फ्रेम करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, सेंटर स्टेट को गवर्न करता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, डी फैक्टो रूलर माना जाता है, और चीफ मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी लीड करता है। जो हम देखेंगे आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग एंड एडवाइजिंग द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ मोस्ट ऑफ गवर्नर्स फंक्शंस एक्सेप्ट द डिस्क्रिशनरी वंस। कि जो 163 आर्टिकल कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिनका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, ये गवर्नर को पूरी तरह से एडवाइस करते हैं हर एक काम में, और इस तरह से जो स्टेट की मशीनरी चलती है इसमें गवर्नर को इन्फॉर्म करना, गवर्नर को आगाह करना हर उस चीज़ से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती है, ये काम चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट करता है गवर्नर, और बाकी मिनिस्टर्स को भी उसके जो है उसी की जो है एडवाइस पे वो अपॉइंट करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 167 कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द गवर्नर ऑफ ऑल डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिगार्डिंग द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। तो जितनी भी काम होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर जो करता है, उस सारी की इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर को जो है गवर्नर को देनी होती है। और साथ ही जो है ही मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन गवर्नर रिक्वेस्ट टू स्टेट अफेयर्स। और जब भी गवर्नर को इन्फॉर्मेशन चाहेगा स्टेट के काम के बारे में, तो ये भी उसको इन्फॉर्म करना होता है। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का जैसे आपको पता है ये गवर्नर करता है, गवर्नर को अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन इन केस अगर क्लियर मेजॉरिटी ना हो तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है, जो कोalition पार्टी का या मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा या किसी बड़ी पार्टी का होगा, लेकिन उसको विद इन 1 मंथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, मेजॉरिटी का सपोर्ट लेना होगा। इन केस अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन करता है, तो इसका मतलब होता है पूरी काउंसिल जो है वो रिज़ाइन हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, विद इन 6 मंथ जो है चीफ मिनिस्टर को जो है अपॉइंट करना है, उसके वो पोजीशन पे रहेगा। और साथ ही जो हम अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो ये भी गवर्नर का ही काम होता है, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, जो इसके रिलेटेड आती है, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओथ एंड टर्म्स। ओथ जो इनको दिलाता है वो गवर्नर दिलाता है। जितने भी चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, इनकी ये डिपेंड करते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कभी कभी गवर्नर अपने पावर का यूज़ करके इनको डिसमिस भी कर सकता है। चीफ मिनिस्टर के जो पावर्स है वो सेम वही पावर्स है जो प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, मगर वहाँ पे पार्लियामेंट होता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर कैन आस्क द रिजिग्नेशन ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम द गवर्नर। वो गवर्नर से कह के किसी को भी रिमूव करवा सकता है। और इस तरह से जो चीफ मिनिस्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन प्रोवाइड करता है बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा देखेंगे हम तो वो है एडिशनली, अगर हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट मेकिंग पावर गवर्नर का है, उसमें चीफ मिनिस्टर ही उसको एडवाइस करता है। चाहे एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करना होगा, या स्टेट इलेक्शन कमीशनर को अपॉइंट करना होगा, इसमें गवर्नर का है, इसमें चीफ मिनिस्टर की एडवाइस ही चलती है। इसी तरह से जो अदर पावर्स है कि वो नीति आयोग का मेंबर भी होता है, प्लानिंग कमीशन बोर्ड का मेंबर होता है, और इसके अलावा जो है वो कभी भी गवर्नर से कह के असेंबली को डिज़ोल्व भी कर सकता है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर का पावर होता है। तो ये हमारा था टॉपिक आज का, चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी है इसके बारे में। तो अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह होगा आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम या यूट्यूब फेसबुक पे आप लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।